हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बारे में, जहाँ पे हम लोग कल्चर के और सोशलाइजेशन की बारीकियों के बारे में जानेंगे और एक जनरल समझ जो है इसके बारे में डेवलप करने में हम लोग को इससे बड़ी सहायता मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो सोशियोलॉजी की जो पहली किताब है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसका जो सारे जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज जो हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन अ स्कूल एंड अदर सोशलाइजेशन इज। चूंकि स्कूल जो है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जिस टाइप के भी सोशलाइजेशन होते हैं दे आर सेकेंडरी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, because school is a formal institution. The way of life in which all members of society participate is defined as, कोई भी way of life in which all members of society they participate is defined as culture. कल्चर वो चीज होती है जहां पे हर मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कल्चर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है, अ वे ऑफ थिंकिंग, बिलीविंग एंड फीलिंग, ये फिर से वही कल्चर की बात आ गई कि अ वे ऑफ थिंकिंग, बिलीविंग एंड फीलिंग इज ऑल्सो नोन एज कल्चर। तो ये आप देखिए, इन चीजों को कई तरीके से पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, और एक पैराग्राफ उसमें भी क्या कहते हैं कुछ रीति रिवाज और ये सब दे करके उसमें भी पूछा जा सकता है कि इसके कंपोनेंट क्या है या कल्चर के कंपोनेंट क्या है। तो आप देखिए कि इससे आपके 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े आराम से सॉल्व हो सकते हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर क्या होते हैं? और ये बहुत आसानी से आप लोग कह सकते हैं नॉर्मेटिव, जो कल्चर के नॉर्म्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स में फॉकवेज, मूव्स एंड कस्टम्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो कल्चर इंक्लूड्स भी आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, फॉकवेज, मूव्स एंड कस्टम्स। तो ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तब देखिए इससे कितने पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। कल्चर का डेफिनेशन भी इससे आप कर सकते हैं। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर का अगर डेफिनेशन पूछता जाता है, क्योंकि 3 एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट और मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर का डेफिनेशन अगर पूछता है तो ये भी आप उससे देख करके लिख सकते हैं। तो आपका 2 मार्कर जो है वो इससे हो सकता है पूरा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछ रहा है द प्रोसेस वेयर बाय द इन्फेंट ग्रेजुअली बिकम्स अ सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन skilled in the ways of the culture into which he or he is born into is। तो एक नवजात शिशु जो कि सोसाइटी में स्किल्ड बनता है, वो जो है क्या तरीका है, किस तरीके से वो, किस चरणबद्ध तरीके से वो एक अज्ञानी बालक से या अज्ञानी शिशु से एक नॉलेजेबल पर्सन बनता है सोसाइटी का, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग सोशलाइजेशन कहते हैं। अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन which enables us to develop the skills we need to participate in human society is known as। तो हम लोगों को क्या चाहिए ताकि हम लोग सोसाइटी में कायदे से इंटरेक्ट कर पाए, दैट इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द पर्सन सोशल पोजीशन। आपकी सोसाइटी में कोई अगर पोजीशन है तो आपको उसकी वजह से कुछ राइट्स भी मिलते हैं और उसी के साथ साथ कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज सोशल रोल्स। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन। अब यहाँ पे बड़ा एक विचित्र स्थिति है या एक, तो उसमें ये जो 4 ऑप्शन है इसमें आपके 3 ऑप्शन सही हैं, एक्सटर्नल चेंज, एक्लचरेशन, वेस्टर्नाइजेशन। चूंकि ये तीनों में ही एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिलता है, लेकिन क्योंकि कॉलोनाइजेशन में की जो एक प्रक्रिया थी वो एक्सटर्नल चेंज ज्यादा थी, तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा एक्सटर्नल चेंज।
लेकिन अगर मान लीजिए एक्सटर्नल चेंज और वेस्टर्नाइजेशन नहीं रहता है तो सिर्फ एक्लचरेशन रहता है ऑप्शन में, तो एक्लचरेशन सही होगा। या ये एक्सटर्नल चेंज और एक्लचरेशन दोनों नहीं रहता है, सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन रहता है, तो वेस्टर्नाइजेशन भी सही होगा। तो इन तीन के बारे में आप जरा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट कौन सा होता है? बिना आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट कौन से होती है, और यह है फैमिली। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ, क्योंकि आदमी जन्म लेते ही हर चीज कहां से सीखता है? फैमिली से सीखता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन इज फैमिली। द टेंडेंसी टू इवेल्युएट अदर कल्चर्स अकॉर्डिंग टू वंस ओन कल्चरल वैल्यूज इज नोन एज। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टेंडेंसी टू इवेल्युएट अदर कल्चर्स अकॉर्डिंग टू वंस own cultural value is known as ethnocentrism. The dimension of culture allows us to process information that we see and hear. वो कौन सा डायमेंशन ऑफ कल्चर है जो कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो कि हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं? तो दैट इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर अलाउज अस टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट वी सी एंड हियर। जो कि हम देख सकते हैं उसको हम कैसे अपने में आत्मसात करें, इस चीज के बारे में जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है कल्चर का, ये हमें प्रदत्त देता है वो सोचने की क्षमता। कल्चर कंप्राइजेज ऑफ इनहेरिटेड इनफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज विच सोशियोलॉजिस्ट स्टेटेड दिस। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसमें सोशियोलॉजिस्ट कहा गया है, बट ये जो कहा गया था ये था ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की द्वारा, जो कि पोलैंड के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। लेकिन चूंकि ये सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में बात कही गई है, इसलिए इस क्वेश्चन में भी इसको जिक्र किया गया है सोशियोलॉजी के ही तरीके से। इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। आपको ये अगर सीधा डेफिनेशन पूछा गया है कल्चर का कि कल्चर कंप्राइजेस ऑफ इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यू, तो किसने कहा है? यह है मालिनोव्स्की, ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की, जो कि पोलैंड के एक महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। विच इज नॉट फीचर ऑफ कल्चर। कौन कल्चर का एक फीचर नहीं है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद इन अ ग्रुप, जो कि है। स्टैग्नेंट, कल्चर कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है। तो ये जो है ये गलत होगा। एवर इवॉल्विंग सही है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग सही है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? स्टैग्नेंट। विच रूल डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से कौन सा इसमें से रूल है वो अथॉरिटी डिराइव करता है? नॉर्म्स जो होते हैं वो रीतिवाज होते हैं, वो अपना जो एक एरिया होते हैं उनमें उनका अपना जो है चलन वो चले आता है। फॉकवेज भी उनका यही है, मूर्स भी यही है। ये कस्टम एक सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। लेकिन लॉज जो होते हैं वो स्टेट की अथॉरिटी से डिराइव होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? लॉज। द प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज इन अंडमान लाइक ओंगेज, जरावाज और शम्पेन्स वर एबल टू फेस द सुनामी बेटर बिकॉज they had access to technology, they led a modern life. Both A and B, their ability to cope with the strain caused them. अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो लोग, जब वो सुनामी आई थी तो आप देखिए कि चेन्नई और केरला में भारी तबाही हुई थी, जो कि लोग काफी डेवलप्ड थे। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी तो एकाएक आया और काफी भारी तबाही कर गया, जबकि ये इन्हें लोकल चीजों के बारे में काफी जानकारी थी। तो हालांकि न इन्हें इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस थी, न इन्हें कोई टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन चूंकि ये जानते थे कि कैसे किसी भी इस टाइप की जो परेशानियां उनसे किस तरीके से घबराना नहीं है, तो बिना घबराए तुरंत के जो फौरी जो कदम है इन्होंने लिए, इसकी वजह से इनकी जो परेशानियां हैं कम हुई और वहां पे तबाही जो है अन्य क्षेत्रों यानी कि तमिलनाडु और केरला इनके मुकाबले काफी कम हुई है। द आंसर विल बी डी। द बुक कल्चर, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स
एंड डेफिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। द बुक कल्चर अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन, ये किसने लिखी थी? तो इट वाज रिटन बाय अल्फ्रेड क्रोबर एंड क्लाइड क्लुकहूम। तो ये इन्होंने लिखी थी, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर इंक्लूड, 3 होता है, कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव और मटेरियलिस्टिक। 3 डायमेंशन ऑफ कल्चर होते हैं, जिसमें कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर इंक्लूड क्या करता है? प्रोसेस इन द मीनिंगफुल वे दैट वी ऑब्जर्व। कोई भी चीज जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग किस तरीके से प्रोसेस करते हैं अपने दिमाग में, ताकि हम लोग का थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चले। तो दैट डायमेंशन ऑफ कल्चर इज नोन एज cognitive dimension of culture. Identities are inherited, fashioned by individuals and groups, both A and B, none of the above. जो आइडेंटिटी होती है वो आप लोग खुद बनाते हैं, तो हर आदमी की खुद आइडेंटिटी होती है, fashioned by individuals and groups. तो the answer will be B, that is identities are fashioned by individuals and groups. सब कल्चर इज नॉट मार्क्ड बाय डिवियंस। कोई भी सब कल्चर जो है वो डिवियंस नहीं होता है। डिवियंस जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। सब कल्चर एक कल्चर में ही रह करके एक पर्टिकुलर सब कल्चर जो कि उस कल्चर के ऑन द नॉर्मल ट्रेड्स हैं उनसे हल्का सा अलग चीजें जो अगर कोई पालन करता है तो उसको सब कल्चर बोलते हैं, लेकिन वो टोटल कल्चर को डिविएट नहीं करता है। डिवियंस जो होता है हमेशा एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। Cultural change can be evolutionary, revolutionary, adaptive, all of the above. तो यहाँ पे सभी हैं, इवोल्यूशनरी भी होता है, रेवोल्यूशनरी भी होता है, एडेप्टिव भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज ग्रेट ट्रेडिशन? ट्रेडिशंस ऑपरेटिंग एट विलेज लेवल, इसको लिटिल ट्रेडिशन बोलेंगे। ट्रेडिशंस ऑपरेटिंग एट विलेज लेवल, ये हो गया लिटिल ट्रेडिशन। ट्रेडिशंस ऑफ डोमिनेंट क्लास, ये हुआ ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने था? ये दिया था लुई डिमॉन्ट ने। तो इसके साथ फ्रेंड्स आज के जो ये चैप्टर है इसके एमसीक्यूज को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग कई और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग के चैनल को लाइक कीजिएगा और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।